हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 का जो आपके पेपर होने वाला है, बोर्ड परीक्षा 2024 का, उसके लिए गणित का पेपर इस वीडियो में देखेंगे। मैथ्स का जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में देखने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये पेपर आप अच्छे से समझेंगे तो आपका जो बोर्ड का पेपर है वो काफ़ी अच्छा होगा। 80 नंबर का आपको पेपर मिलेगा और 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। पेपर की PDF वगैरह आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना। और आपको मैथ्स में किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसका फोटो खींचकर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपका उसका सॉल्यूशन या वीडियो के रूप में दे दिया जाएगा। साथ ही 8वीं क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें संख्या -13 का गुणन प्रतिलोम क्या है। तो -13 का गुणन प्रतिलोम जब भी पूछे, गुणन प्रतिलोम, तो गुणन प्रतिलोम में क्या करते हैं, हम उसको बट्टे में लिख लेते हैं। तो -13 है तो ये हो जाएगा माइनस का 13 है तो 1/-13 हो जाएगा। या फिर 2/3 है तो इसका उल्टा हो जाता है, 3/2 हो जाता है। इसमें निशान नहीं बदलता है, निशान वही रहता है, प्लस का प्लस ही रहेगा, माइनस का माइनस ही रहेगा। केवल ये इनका जो अंश हर दोनों आपस में बदल जाते हैं। तो -13 का जो गुणन प्रतिलोम है वो क्या हो जाएगा, 1/-13 हो जाएगा। जबकि ये जो -13 का प्लस के 13 लिखा हुआ है इसको हम योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। योगात्मक प्रतिलोम में जो प्लस की संख्या है वो माइनस में हो जाती है। योगात्मक प्रतिलोम जिसमें प्लस के 13 है तो माइनस के हो जाएंगे और माइनस के 13 है तो प्लस के हो जाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 1/-13। क्वेश्चन नंबर 2 है 9 संख्या 9 की घन संख्या क्या होगी। इसमें आपको 9 का घन बताना है। आपको 1 से लगाकर 10 तक का जो घन है वो पक्के याद होने चाहिए। घन का मतलब उस संख्या को 3 बार गुणा करना है। जैसे 2 का घन पूछे तो 2 का घन क्या होता है, 2 को 3 बार गुणा करना है आपस में। तो 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 2 का घन कितना आएगा, 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 का घन पूछे तो 3 × 3, 3 को 3 बार गुणा करना है। 3 × 3 9 और 9 × 3 27 हो जाएगा। तो जब भी घन पूछे आपको संख्या को 3 बार गुणा करके देख लेना है, ठीक है। तो इसमें 9 का घन पूछा है तो हम 9 को 3 बार गुणा करेंगे। तो 9 को 9 से और वापस उत्तर आएगा, उससे 9 से करेंगे। तो 9 9 में 81, 81 को हम 9 से गुणा करेंगे तो 9 × 9 और 9 × 8 72, 729 इसके उत्तर होंगे। 729 आपके द वाले उत्तर में दे रखा है। आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो 343 है वो किसका घन है। ये 343 किसके घन है, कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। तो ये होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो पहला ऑप्शन इसमें से होगा मूलधन इंटू समय इंटू दर, या मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 240 रुपये है। तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य ज्ञात करना है। देखो 5 किलो शक्कर का मूल्य आपको दे रखा है 240 रुपये। 1 किलो शक्कर का मूल्य ज्ञात करना है तो 240 में आपको 5 का भाग देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 240 में 5 का भाग देंगे। तो ये है 240, इसमें भाग देंगे 5 का। तो 5 का भाग 2 में जाएगा, 24 में देंगे तो ये 4 बार जाएगा, 5 चौक 20, 4 बचेंगे, ऊपर से उतरेगा 0, 40 हो जाएगा। तो 5 8 40 हो जाएगा। तो 1 किलो शक्कर का मूल्य कितना है, 48 रुपये। 48 आपके फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न मैं पूछता हूँ आपको, कमेंट करके आपको उत्तर बताना है कि एक पेन का जो मूल्य है, एक पेन का मूल्य वो है 5 रुपये। कितने हैं, 5 रुपये। आपको एक पेन का मूल्य दे रखा है 5 रुपये, तो आपको 12 पेनों का मूल्य बताना है कि 12 पेनों का मूल्य कितना होगा। कमेंट करके इसका उत्तर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विपदीय व्यंजक है। इनमें से द्विपदीय व्यंजक कौन सा है। ये 4x² एक पदीय, 5 - 3x ये द्विपदीय, ये त्रिपदीय और ये आपका एक पदी ही है। 5x और 2x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा जी, एक पदी वाला ही है। तो इसका जो उत्तर आपके 2 हो जाएगा, 5 - 3xy। चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों के मापों का योग कितना होता है। तो चतुर्भुज के जो सभी अंतःकोण हैं उनकी मापों का योग 360 डिग्री होता है। जबकि त्रिभुज की पूछे तो त्रिभुज में हम 180 डिग्री करेंगे। अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो आपको क्या करना है, इसमें 200 के पहले गुणनखंड करने, जिनके जोड़े नहीं बन रहे उनको जोड़ा पूरा बनाने के लिए मुझसे गुणा करना पड़ेगा। तो 200 में 2 का भाग देंगे 100 बार जाएगा, फिर 100 में 2 का भाग देंगे 50 बार, और 50 में देंगे फिर 2 का भाग, तो ये जाएगा इसमें आपके
25 बार। फिर 25 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो उसमें 5 का देंगे, जो कि 5 बार जाएगा, 5 में 5 का 1 बार जाएगा। अब यहाँ पे 2 का तो जोड़ा बन रहा है, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 5 का यानी कि 5 कम पड़ रहा है इसमें, तो हम क्या करेंगे, 200 को 5 से गुणा करेंगे। तो 200 को गुणा करेंगे 5 से, तो यहाँ पर हम 200 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2 × 2 और इंटू 5 × 5 × 5। तो यहाँ से 2 आएंगे, यहाँ से 5 आएंगे, तो 2 × 5 हो जाएंगे, 2 पंजे 10 का घन हो जाएगा फिर। और 200 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 1000 आएगा। 1000 जो कि आपके 10 का घन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको व्यंजक दे रखा है -4q और +7pq, इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो जब भी गुणनफल ज्ञात करना हो, संख्या वालों को संख्या से गुणा करेंगे। -4 को +7 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 28 हो जाएगा। पहले इनको गुणा में लिखना है, फिर इनको गुणा कर लेना है। तो 7 चौक 28, फिर एक बार तो इसमें p है और 2 बार इसमें q है, तो एक बार p लिखा और 2 बार q लिख लिया, तो p × q की घात 2 हो जाएगा। तो -28 pq का स्क्वायर इसका आंसर होगा। फिर आपके अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें ये दे रखा है कि किसी बहुभुज का एक बहिष्ठ कोण 45 डिग्री है, तो इसमें आपको भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। जब भी इस प्रकार के एक बहिष्ठ कोण का माप दे के भुजाओं की संख्या पूछे तो आपको 360 में जो दे रखा कोण उसका भाग दे देना है, भुजाओं की संख्या आ जाएगी। तो भुजाओं की संख्या का सूत्र होता है भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे एक बहिष्ठ कोण का माप। एक बहिष्ठ कोण का माप कितना है, ये 45 डिग्री। तो 360 में 45 का भाग देंगे। अब देखो डायरेक्ट भाग नहीं जाता है, तो इसको हम 9 के पारे से काट लेते हैं। 9 के पारे में 45 भी आते हैं और 36 भी आते हैं। तो 9 पंजे 45, 5 बार कटेगा, और 9 चौक 36 है, 40 बार कटेगा 360। फिर 40 में 5 का भाग देंगे तो भुजा कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो 8 इसके उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको आकृति का परिमाप ज्ञात करना। परिमाप का मतलब उसके बाहर बार की कितनी आकृति जो लंबाई चौड़ाई है वो आपको बतानी है। तो इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जो जितनी लंबाई AB की है उतनी लंबाई CD की होती है, जितनी लंबाई इस BC की है उतनी लंबाई AD की होती है। तो आमने सामने की भुजाएं आयत में बराबर होती हैं। तो ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा, ये वाला 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। एक परिमाप तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं चारों भुजाओं को जोड़ के, तो भी इसका परिमाप आ जाएगा। दूसरा इसका जो सूत्र है वो लगाकर भी इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। इसमें लंबाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर, ये इसकी लंबाई है 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई है इसमें 7 सेंटीमीटर। परिमाप हमें ज्ञात करना है तो हम परिमाप का सूत्र लगाएंगे। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 कोष्ठक लंबाई का मान कितना है 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 7 सेंटीमीटर। तो 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर कोष्ठक को हल करके 2 से गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। यही अपने आंसर है। ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपको और भी कोई समस्या है तो अपना जो व्हाट्सअप नंबर है 7568 35 00 69, इसको आप अच्छी प्रकार से सेव कर लेना और इस पर आप जो अपना जो समस्या है वो भेज सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में दी गई आकृति को में एक लाल सेब है और उसको प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखो इसमें टोटल कितने सेब हैं, देखो लाल सेब कितने, आर वाले वो लाल है तो आर वाले इसमें 4 हैं, और हरे कितने, जी वाले इसमें हरे, तो हरे वाले 3 हैं। तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कुल कितने हो जाएंगे, 7 सेब हो जाएंगे। तो लाल सेब तो होंगे 4 और हरे सेब होंगे 3। कुल सेब कितने होंगे, 4 और 3 7। तो कुल परिणाम कितने हो गए, 7 हो गए। अब लाल सेब की प्रायिकता ज्ञात करनी, तो लाल सेब कितने हैं, लाल सेब है 4, तो लाल सेब के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 4 होंगे। तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने कितने सेब लाल है तो 4 हैं, तो 4 और कुल परिणाम कितने, कुल परिणाम है 7, तो 4 बटे 7 इसका आंसर है। फिर आपके भाजकता के कुछ नियम है वो आपको अच्छी प्रकार से देख लेने हैं। कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है वो आपको बताना है। इसमें ये कह रखा है कि संख्या 1354 2 से विभाजित नहीं है। ये कह रहे हैं कि ये 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो ये गलत है क्योंकि इसके लास्ट में कितने 4 है तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो ये असत्य है। जिस भी संख्या के लास्ट में 0 2 4 से 8 हो तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो ये असत्य है। दूसरे प्रश्न में ये संख्या 9 से विभाजित है, तो 9 से विभाजित होने के लिए अंकों को जोड़ना पड़ता है। इसमें क्या क्या है 15 28 75 1 5 2 8 7 5, इन सभी को जोड़ेंगे तो 1 और 5 6 6 और 2 8 8 और 8 16 16 और 6 16 और 6 कितने 16 और 7 ये हो जाएंगे 23 23 और
5 कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे। अब 28 में 9 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो इसमें भी 9 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो ये असत्य है, ये भी असत्य होगा। यदि कोई संख्या 2 से और 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी, ये सत्य है। जिस संख्या में 2 का भाग जाता है और 3 का भाग जाता है उसमें 6 का भाग भी जाता है। जैसे 6 को ही लेके देख लो, 6 में 2 का भाग जाता है, 6 में 3 का भाग जाता है, 6 में 6 का भाग भी जाता है। इसी प्रकार से 12 में 2 का भाग जाता है, 12 में 3 का भाग भी जाता है, 12 में 6 का भाग भी जाता है। तो जिसमें 2 का और 3 का भाग जाता है उसमें 6 का भाग भी जाता है, ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है चौथा, संख्या है 6 + x, ये 9 का गुणज है। अगर x का मान 2 है तो ये 9 का गुणज होगा। x की जगह पे 2 लिख के देख लो, तो 6 + 2 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। गुणज का मतलब ये होता है कि उसका पहाड़े में आने वाली संख्या, तो 9 के पहाड़े में 8 तो नहीं आते, तो इसका मतलब ये गुणज नहीं है, तो ये असत्य हैं। फिर आपको इनके नाम लिखना है कि ये जो आकृति है वो किसकी आकृति है और कैसे दिखती हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो ऊपर से दिखती हैं, ठीक है, ये पार्श्व और ये ऊपर, 2 तरह के नाम इसमें लिखने हैं, तो ये पार्श्व हो जाएगा और ये वाला ऊपर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 400 व्यक्तियों पर किए गए सड़क सर्वे के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को वृत्त चित्र में दर्शाया गया है। वृत्त चित्र को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये एक पाई चार्ट दे रखा है। वृत्त चित्र को और कहते हैं हम पाई चार्ट, इसको क्या कहा जाता है, इसको पाई चार्ट भी कहा जाता है। इसमें ये 100% है टोटल, इसमें से अलग अलग प्रतिशत बता रखा है कि अलग अलग व्यक्तियों पर जो सर्वे किया गया है, तो 25% है वो व्यक्ति जो ट्रैफिक लाइट का जो पालन नहीं करते हैं। 10% वो व्यक्ति हैं जो गति सीमा से अधिक वाहन में जो स्पीड है उससे ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं और अधिक बार ओवरलोडिंग में चलाते हैं 20%, और हेलमेट का प्रयोग नहीं करने वाले हैं 30%, जबकि जेब्रा पट्टी का प्रयोग नहीं करने वाले हैं 15%। ये अलग अलग जो इसमें दे रखा है उनका इसमें नाम है। कुछ प्रश्नों के जो जवाब है आपको इसी प्रश्न के आधार पर देना है। सबसे अधिक बार क्षमता वाले वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है। तो देखो आपको ये प्रतिशत ज्ञात करना है कि अधिक बार क्षमता वाले प्रतिशत कितना है। इसका दे नहीं रखा है तो हम क्या करेंगे, इसका ज्ञात करने के लिए, बाकी सबका तो दे रखा है, इन सभी को हम जोड़ लेंगे। देखो 30 को जोड़ेंगे 15 में, फिर 25 में और फिर 10 में। इन चारों को जोड़ेंगे 10, 25, 15 और 30, तो इनकी जोड़ कितनी आएगी 80 आएगी। इनकी जोड़ आ जाएगी 80। अब ये टोटल 100 है, 100 में से इन चारों की जोड़ को घटा लेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो 100 में से हम घटा लेंगे, 100 में से 80 को घटा लेंगे तो इसका परसेंट कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा, जो कि ये हो जाएगा आपका 20%। इस प्रकार से इसका जो उत्तर है वो कितना आ जाएगा 20% आएगा। ये हेमलेट नहीं है, ये हेलमेट है। ये हेमलेट गलत छपा हुआ है, इसमें क्या होता है हेलमेट होता है ये, ठीक है। हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या गति सीमा से अधिक गति वाहन चलाने वालों की संख्याओं से कितनी अधिक है। अंतर ज्ञात करना है, तो कितना है पहले तो कितने का अंतर है। जो हेलमेट नहीं लगाने वाले वो हैं 30% और गति सीमा से अधिक वाहन चलाने वाले 10%। अंतर कितना हुआ, 30 में से हम 10 को घटा लेंगे तो कितना आएगा 20% आएगा, ठीक है। कितना अधिक है 20% अधिक है। हेलमेट नहीं लगाने वाले 20% ज़्यादा हैं गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वालों की तुलना में। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या दे रखी है टोटल 400 व्यक्तियों पर ये सर्वे किया गया था, इनकी आपको संख्या बताने की कितना अधिक है। तो हम क्या करेंगे 400 का 30% ज्ञात कर लेंगे, सॉरी 20%। 400 का 20% ज्ञात करेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा। तो 400 का 20% ज्ञात करने के लिए 400 × 20/100 करेंगे। 400 के 2 जीरो से 100 के 2 जीरो कट जाएंगे, 20 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 चौक कितना आ जाएगा 20 चौक 80 आ जाएगा। तो इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा 80 व्यक्ति अधिक हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है ABCD और परिभाषाओं और गुणधर्मों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखो इसमें क्या होता है कि ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके कुछ गुणधर्म नियम है वो आपको याद कर लेने। एक तो ये है कि समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं उनको हम सम्मुख कोण कहते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण A और कोण C बराबर होगा। फिर कोण B और कोण D का मान भी बराबर होगा। एक तो ये चीज़ बराबर होती है, कोण आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दूसरी चीज़ आमने सामने की जो भुजा है सम्मुख भुजा वो भी आपस में बराबर होती है, तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तीसरा ये है कि इसके जो 2 आसन कोण होते हैं, 2 आसन कोण उनका योग हमेशा समपूरक होता है।
समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का योग समपूरक यानी कि 180 डिग्री के बराबर आता है। यानी कि कोण एक और कोण बी को जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर आएगा। किन्हीं दो लगातार कोणों को जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर आएगा। ये समपूरक कोण होते हैं। विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि ये ओ डी और ओ बी दोनों बराबर हैं, ओ सी और ओ ए बराबर हैं। तो इस प्रकार से आपको इसमें गुणधर्म का नाम इसमें लिख लेना है। तो देखो इसमें क्या क्या लिखेंगे। एक तो ये बताना है कि ए डी के बराबर में कौन है, तो ए डी के बराबर में कौन हो जाएगा, ये ए डी है। ए डी के बराबर में क्या होगा, इसके सामने वाली बी सी हो जाएगी। तो ए डी के सामने बी सी होगा तो बी सी भर देंगे इसमें। कोण डी सी बी, कोण डी सी बी, इस कोण डी सी बी यानी कि सी के बराबर कौन होगा, ए होगा। तो ए वाला सी हो जाएगा कोण बी ए डी, कोण बी ए डी हो जाएगा। बी ए डी ये वाला इसमें बराबर, जो अक्षर बीच में आता है वो उसके बराबर, उसके ऊपर कोण बनता है। ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी बराबर होगा ओ ए, क्योंकि विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। कोण डी ए बी और सी डी ए, डी ए बी, डी ए बी ये वाला कोण, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपके कोण सी डी ए, सी डी ए ये वाले कोण। इन दोनों कोण ए और कोण डी, इन दोनों की जोड़ कितनी आएगी, 180 डिग्री के बराबर आएगी। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम 180 डिग्री। अच्छा, समकोण का मान कितना डिग्री होता है कमेंट करके बतानी है। एक समकोण का मान और एक होता है ऋजु कोण। ऋजु कोण या इसका दूसरा नाम होता है सरल कोण। इनका मान कितना होता है कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दे रखा है। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना है, 2304 वर्ग मीटर है। इस वर्गाकार खेत की आपको भुजाई ज्ञात करनी है। तो वर्गाकार खेत की भुजाई ज्ञात करने के लिए ये क्षेत्रफल दे रखा है, इसका वर्गमूल निकालना है। ये जैसे वर्ग दे रखा है किसी का, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इसका सूत्र होता है वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, ये तो दे रखा है 2304 मीटर स्क्वायर। इसका सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा या भुजा का स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाएंगे और इधर लाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो अंडर रूट 2304 हो जाएंगे। अंडर रूट 2304 का मतलब 2304 का वर्गमूल याद करना। हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2304 में 2 का भाग देंगे 1152 बार, 1152 में 2 का भाग देंगे जो कितनी बार जाएगा, ये 576। 576 में 2 का भाग 288, 288 में 2 का भाग 144, 144 में 2 का भाग 72 बार, 72 में 2 का भाग 36 बार, 36 में 2 का भाग 18 बार, 18 में 2 का देंगे 9 बार, 9 में 2 का नहीं जाएगा तो 3 का देंगे 3 बार, और 3 में 3 का 1 बार। इस प्रकार से ये जो संख्या जो जोड़े बन रहे हैं इनको एक एक बार लिखेंगे। एक तो 2 का जोड़ा, एक 2 का जोड़ा, एक 2 का और एक 2 का, तो 4 बार तो 2 आएंगे और 1 बार इसमें 3 आएगा। फिर इनको गुणा करेंगे तो 4 बार इसमें क्या लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे 2। तो 4 बार इसमें 2 लिख लेंगे और 1 बार 3 लिखेंगे। तो 4 बार 2 को गुणा कर लेंगे आपस में, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 इंटू 3, 4 से 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 कितने होंगे, 48 होंगे। तो 48 मीटर इसके आंसर आएंगे। अगला प्रश्न है, घातांक नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 आता है। तो इसमें ये 3 की घात 0, 4 की घात 0, 5 की घात 0, इन सभी का जोड़ करेंगे तो 1 + 1 + 1 और उसकी घात माइनस का 1 है। तो 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 की घात ऊपर -1 है। किसी भी संख्या की घात ऊपर में माइनस का 1 है तो उसको हम 1 का बटा में लिखेंगे तो प्लस में चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें 1/a हो जाएगा। तो ये 3 की घात -1 है तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस के 3 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 2/3 और 2/3 की घात 5। ये 5 है और ये 2/3 की घात 3 है। अब इसमें इसका भाग देना है। तो आधार समान है इसके, तो आधार समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, ये इसमें सूत्र लगेगा a/b की घात ये m-n हो जाएगा ये। ठीक है, a/b ये 2/3 है और m-n यानी कि 5 में से 3 को घटा लेंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। तो 2/3 की घात 2, और तो इन दोनों के ऊपर घात लगा लेंगे। 2 की भी घात 2 और 3 की भी घात 2। 2 की घात 2 4 होते हैं, 2 दूनी 4, 3 की घात 2 यानी कि 3 3 9 होता है। तो 4/9 इसके उत्तर आएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है जिसमें आपको 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 2/3 और 3/5 के बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए इनका जो संख्या है, बट्टे वाली संख्या, इनको हम बराबर बनाते हैं। बट्टे वाली संख्या को बराबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये 3 है और ये 5 है, तो हम क्या करते हैं, 3 और 5 को आपस में गुणा कर देते हैं।
तो 2/3 को हम गुणा कर देते हैं यहाँ पे 5 से, ऊपर भी 5 है और नीचे भी 5 है। और इधर जो 3/5 है इसको भी हम गुणा कर देते हैं, इसको 3 से कर देते हैं और इसको 3 से कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा आपका 3 पंजे 15। ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9 और 5 तिया 15। लेकिन 4 संख्या इसमें नहीं आएगी, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे इसको हम गुणा कर लेंगे 10 से। तो 10 से गुणा कर लो इसको अब, ठीक है। तो इसको भी 10 से गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके 10 और बटे में इंटू में 10। इधर भी आपको 10 से गुणा करना है, इधर भी आपको 10 से गुणा करना है। तो ये हो जाएगा आपका 100/150 और ये होगा 90/150। तो 100/150 और 90/150। अब नीचे की संख्या सेम है, इन 100 और 90 के बीच में कोई से भी 4 नंबर लिख लो, जैसे 120/150 लिख लो या 125/150 लिख लो, और भी 2 नंबर अपनी मर्जी से 90 और 100 के बीच में लिख सकते हैं। सॉरी, ये 90 और 100 के बीच में, तो ये 91, 92, 93 इस प्रकार से लिख लेना, 93/150, 94/150। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, राम ने 10,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर शर्त पर उधार लिए। यदि धन सरल ब्याज पर लिया जाता तो दोनों ब्याज में कितना अंतर होता बताना है। तो इसमें आपको चक्रवृद्धि भी बताना है और साधारण ब्याज भी बताना है। तो सबसे पहले सरल ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। मूलधन 10,000 है, समय 2 वर्ष है और दर कितनी है 10% है। तो सरल ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। मूलधन 10,000 है, समय 2 वर्ष है और दर 10% है। तो हम इनको यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे आपस में। 2 0 से 2 0 कट जाएगा ये आपस में, और 100 को 2 से गुणा करेंगे 200, 200 को 10 से गुणा करते तो 2000 इसके उत्तर आ जाएगा। ये था इसका सरल ब्याज। अब इसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करें। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है मूलधन इंटू 1 + दर बटा 100 इसकी घात समय और माइनस में मूलधन। तो मान लिखेंगे मूलधन 10,000 है, 1 + दर 10% है बटे 100 और ऊपर घात समय 2 आ जाएगी, माइनस में मूलधन 10,000 आएगा। इसमें हम इसको काट लेंगे, तो ये इसको हल करेंगे तो ये 1 + 10/100 इसको हल करेंगे तो 110/100 आ जाएगा। 0 से 0 कटेगा तो 11/10 आएगा। 11/10 को 2 बार लिखेंगे, बटे की जो 2 बार 10 है उनके 1 0 से ऊपर के ये 10,000 के 2 0 कट जाएंगे। इधर बचेगा 100, इधर बचेगा आपके 11 × 11। 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121 आएगा। 121 को 100 से गुणा करेंगे तो ये 12,100 आ जाएगा, और 10,000 इसमें से घटाएंगे तो 2,100 इसके उत्तर आएंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 2,100 रुपये, जबकि साधारण ब्याज कितना है 2,000 रुपये। घटाएंगे 2100 में से 2,000 तो कितना उत्तर बचेगा, इसमें उत्तर बचेगा 100 रुपये। तो 100 रुपये उसको ज़्यादा चक्रवृद्धि के हिसाब से देने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2 संख्याओं का योग 95 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो वे दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या से 15 अधिक तो x + 15 हो जाएगी। तो पहली संख्या x + 15 है और दूसरी संख्या कितनी है x है। अब प्रश्नानुसार इनका योग कितना है 95 है। तो x + 15 और x दोनों को जोड़ेंगे तो 95 आने चाहिए, x और x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 15 इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। तो 2x = 80 होगा, 95 में से 15 माइनस होगा तो 80 बनेगा। तो 2x = 80 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 80/2 = 40 हो जाएगा। अब एक संख्या जो दूसरी थी वो तो x है, इसका मान 40 है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, पहली संख्या कितनी हो जाएगी वो x + 15 होगी, तो 40 + 15 55 हो जाएगी, और 55 और 40 को जोड़ के देखना दोनों 95 आ जाएंगे। 21वां प्रश्न है, माल से लदा हुआ एक ट्रक यातायात नियमों का पालन करते हुए 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि ट्रक की वही चाल रहे तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा वो आपको बताना है। तो इसको प्रतिलोम समानुपात नियम से करना है या फिर डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं एक नियम से। अभी देखो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो 5 घंटे में कितने हो जाएंगे 300 मिनट हो जाएंगे। इसमें ये दे रखा है 25 मिनट में वो कितना चलता है तो 14 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना बच चलेगा वो 14/25 चलेगा। हमारे पास में कितने मिनट है 300 मिनट है, तो 300 मिनट में चलेगा 14/25 × 300। इसको हम काट लेंगे यहाँ पे, 25 के बाद से ये 300 कटेगा आपके 12 बार, तो 12 को 14 से गुणा करेंगे तो 300 मिनट यानी कि 5 घंटे में कितना चलेगा वो 5 घंटे में चलेगा 168 किलोमीटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25। ये आपके बड़े क्वेश्चन है, इसमें आपको
एक फील्ड बुकस वाले ये क्षेत्रमिति वाला, इसमें आकृति दे रखी है और इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस आकृति को आपको टोटल 4 भागों में बांट देना है। यह आकृति फर्स्ट है, यह आकृति फर्स्ट है, और ये वाली आकृति सेकंड है, यह आकृति थर्ड है, यह आकृति फोर्थ है, और ये वाली आकृति पूरी बन जाएगी। अब आपको इसमें जो दे रखा है इसके अनुसार इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 4 टुकड़े में इसको सवाल को हल करके चारों को जोड़ना है। आकृति पहली क्या है, ये समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। ये समलंब चतुर्भुज है, इनकी समांतर भुजा हैं ए और बी, इनके बीच की दूरी है h, तो इनका जो क्षेत्रफल है वो ये होगा 1/2 इंटू a प्लस बी, इन दोनों का जोड़ इंटू इनके बीच की दूरी h। तो ये सूत्र लगाएंगे इसमें पहले में, तो ये होगा आकृति 1 में 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ए और बी का मान कितना है, ए का मान तो इसमें आपके 30 और बी का मान 50 है, तो 30 + 50 करेंगे और इंटू एच कितना है, ये एच यहाँ पे 0 से 50 तक, तो ये हो जाएगा आपके 50। तो 30 और 50 जोड़ेंगे 80, 1/2 इंटू 80 इंटू 50, 2 के पार से 80 को काट दिया हमने, तो कितनी बार कटा, 40 बार कटा, 40 इंटू 50 2000 हो जाएगा। इसी प्रकार से आकृति 2 का क्षेत्रफल, आकृति 2 में क्या है, इसमें भी एक समलंब चतुर्भुज है, ए का मान 50 है और बी का मान भी 50 है, और इसमें एच ऊंचाई कितनी है, यहाँ तक 100 है, टोटल 100 है और यहाँ तक 50 है, तो आगे कितनी होगी, वो भी 50 ही होगी। 100 में से 50 को घटाएंगे तो ये 50 बच जाएगा। तो ये होगा 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी h। तो 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ए और बी का मान भी 50-50 और एच का मान भी 50 है, तो 50 + 50 100 हो जाएगा, और बट्टे में 2 से 50 100 को 50 बार काट देंगे, तो 50 इंटू 50 2500 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। फिर तीसरी आकृति आपके त्रिभुज की, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है, ये 40 है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, यहाँ देखो टोटल 70 है, यहाँ तक 70 है और ऊपर टोटल 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो तीसरी आकृति के लिए आधार तो 40 है और ऊंचाई 30 है, तो सूत्र लगेगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार 40 है और ऊंचाई 30 है, 2 के पार से 40 को काट दिया 20 बार, 20 को 30 से गुणा करेंगे तो 600 मीटर स्क्वायर के उत्तर आएंगे। इसी प्रकार से आकृति 4, इसमें आपके आधार तो हैं 40 और ऊंचाई कितनी है 70, तो 1/2 इंटू आधार की जगह लिखेंगे हम 40 इंटू ऊंचाई की जगह पे 70। यहाँ पर हम 2 के पार से 40 को काटेंगे, 20 बार कटेगा, 20 को 70 से गुणा करेंगे तो 2 साथी 1400 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम चारों आकृतियों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे। आकृति 1 का क्षेत्रफल +2 +3 +4 का क्षेत्रफल। आकृति का 1 का क्षेत्रफल आया, आकृति 1 का क्षेत्रफल इसमें आपके 2000, 2 का क्षेत्रफल इसमें आपके 2500, 3 का क्षेत्रफल है आपके 600 और 4 का क्षेत्रफल है आपके 1400। इन चारों को जोड़ेंगी तो 6500 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। अगला जो प्रश्न है फिर आपके क्वेश्चन नंबर, इसका जो अथवा में आपके इन दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। तो इसमें आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है और दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 इंटू विकर्ण एक तो दे रखा है 30 और दूसरा विकर्ण ज्ञात करना, और क्षेत्रफल 240 दे रखा है। इसकी जगह पे लिखेंगे हम इसमें 240 बराबर 1/2 इंटू ए इंटू बी। ए का मान 30 है और बी का मान ज्ञात करना, 2 के पार से 30 को काटेंगे 15 बार, तो 15 का भाग दे देंगे 240 में, जो कितनी बार जाएगा 16 बार जाएगा। अब दूसरा विकर्ण पहला विकर्ण इनमें से कौन अधिक है, तो पहला तो आपके हैं 30 और दूसरा कितना है 16, तो कितना कौन ज़्यादा कौन छोटा है इसमें, तो इसमें ए तो बड़ा है और बी वाला छोटा है। कितना बड़ा है वो, तो 30 में से 16 को घटा लेंगे 14, इसका उत्तर आ जाएगा। फिर आपके 23वें क्वेश्चन में गुणनखंड करना है, 4p का स्क्वायर माइनस 9q का स्क्वायर। तो 4 और 9 इन दोनों को हम यहाँ पे वर्ग के रूप में लिखेंगे। 4 किसका वर्ग होता है 2 का वर्ग, 9 3 का वर्ग होता है, तो इसको हम लिखेंगे 2p का स्क्वायर और इसको लिखेंगे 3q का स्क्वायर। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बनेगा, तो इसको हम लिखेंगे एक बार a प्लस बी और a माइनस बी, तो 2p प्लस 3q और 2p माइनस 3q इसके आंसर होंगे। फिर इसमें किन दो के ही करने आपको, आप तीनों कर सकते हैं इसमें दो, एक ये कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इसमें 8 के टुकड़े करने, इसमें 8 के टुकड़े करने जिनको जोड़े या घटाएं तो 6 आ जाएँ, तो 4 दूनी 8 ले लेंगे, 4 और 2 6 हो जाएगा, तो इनमें से कॉमन निकालेंगे हम,
तो ये x कॉमन आएगा, x प्लस 4 बचेगा अंदर, यहाँ पर भी हम 2 कॉमन लेंगे प्लस के, तो x प्लस 4 बचेगा। तो यहाँ पे हम x प्लस 4 और x प्लस 2 इसके आंसर आएंगे। या फिर इसका जो चौथा है वो देख लेते हैं, a की घात 4 माइनस b की घात 4, इसको भी घात की घात के रूप में लिखेंगे। तो a की घात 4 इसको लिख सकते हैं, a की घात 2 और उसकी घात वापस 2, माइनस b की घात अगर इसमें 4 है तो उसको भी लिख सकते हैं b की घात 2 और उसकी घात 2। तो ये इसके रूप में लिखा जाएगा, a स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। तो ये सूत्र बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी वाला। ठीक है, तो ये a प्लस बी, a माइनस बी लिखेंगे इसको, a का मान a स्क्वायर और b का मान b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर वापस सूत्र बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि a प्लस बी और a माइनस बी लिखेंगे। तो इसका उत्तर जो आएगा वो ये आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कोष्टक a प्लस बी और a माइनस बी, ये इसका फाइनल आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 में आपको एक पैमाने का उपयोग करते हुए एक सारणी दे रखी है, इसका आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ तो 100% आपके पूछा ही जाएगा। इसमें आपको जमा धन दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है, और यहाँ पर आपको एक अक्ष पे तो आपको साधारण ब्याज ले लेना है, एक अक्ष पे आपको मूलधन ले लेना है। तो जमा धन तो लेंगे हम x अक्ष पे और साधारण ब्याज लेंगे हम y अक्ष पे। पैमाना कितना लेंगे, 80-80 का गैप है, तो इसमें 80-80 का गैप रख लेंगे, और x अक्ष पे कितना 21,000 का गैप है, जिसमें 21,000 का गैप रख लेंगे। तो ये इसका जो पूरा ग्राफ है इस प्रकार से बना लेना है। पैमाना लिखेंगे x अक्ष पे एक बड़ा खाना बराबर 1,000 रुपये और y अक्ष पे एक बड़ा खाना बराबर 80 रुपये। इसमें आपको ये लिखना है मूलधन 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 x अक्ष पे, और ब्याज लिखना है 80, 160, 240, 320, 400, 480। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूरा लिख लेना है। फिर आपको मिलाना है, 1,000 का ब्याज कितने 80 रुपये, 2,000 का 160, 3,000 का 240, 4,000 का 320, 5,000 का 400। तो और इस प्रकार से आपको जो पूरा एक ग्राफ बना लेना है। अब इसमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए कि क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है, तो हाँ ये मूल बिंदु से होके गुजरता है। ये दोनों x और y वाले जहाँ पे काटेंगे वहाँ से होके ये गुजरेगा। फिर ये कह रहे हैं कि आलेख के आधार पर 2500 रुपये का ब्याज कितना होगा, तो 2500 रुपये का जो ब्याज है वो कितना होगा, इन दोनों के बीच में आएगा, वो इन दोनों के बीच में आएगा। तो 2500 किस में होंगे, ये 2,000 और 3,000 के बीच में आएंगे। तो 2,000 और 3,000 के बीच में यहाँ पे आ जाएगा ये, और इधर भी आ जाएगा आपकी ये इसमें। तो ये इसमें 40 और जोड़ देंगे, 80 का आधा 40 और जोड़ेगा, तो 160 में 40 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200 रुपये। तो 2500 रुपये का ब्याज कितना आएगा आपके 200 रुपये आ जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा पेपर है वो आपको अच्छी प्रकार से सोल्व करना है। मैं आपके सभी विषय के जो पेपर है अपलोड करूँगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और ऐप को डाउनलोड कर लेना। आप जो टेस्ट भी दे सकते हैं, टेस्ट भी फ्री है आपके लिए। आप अपना जो व्हाट्सअप नंबर है इसको ज़रूर है जो सेव कर लेना, और ऐप को डाउनलोड करके अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।